जी सर। जी। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे सर। आज अगर तपिश जी आ गए हैं तो प्लीज़ उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। नमस्ते, वेलकम टू मेट्रो मनी। नमस्ते। नमस्कार तभी जी। नमस्ते सिटी जी, नमस्ते प्रिया जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, थैंक्स। तपिश जी, आप मार्केट के बारे में कोई कमेंट्स देना चाहेंगे? मैम मार्केट में अभी हमने रिसेंटली देखा यूएस यील्ड कूल ऑफ होने लगा था, डॉलर इंडेक्स भी कूल ऑफ होने लगा था और रूपी में भी काफी अच्छी जी। स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। लेकिन अभी जैसे ही हुँ, ताइवान पे यूएस स्पीकर का विजिट हुआ, उसके बाद वापस थोड़ा सा रिस्क सेंटिमेंट बढ़ने लगे हैं। सोवरेन हुँ, रिस्क बढ़ा है रीजन का, जिसके कारण हमने यूएस यील्ड पे वापस से उछाल देखा है। डॉलर इंडेक्स भी हुँ, 105 के सपोर्ट से उछाल देखते हुए मिला है और रूपी में भी आज के दिन हमें जी, वीकनेस देखने को मिली है। तो सेंटिमेंट्स जहां पे थोड़ी राहत हमें देखने को मिल रही थी, वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं ताइवान और चाइना की टेंशन के कारण। अदरवाइज हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा, बट अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। अब होप तो ये जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना ही हर एक एसेट क्लास के लिए बेटर रहेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। तो तपेश जी, आज हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करना चाहेंगे ट्रेडिंग के बारे में। हम अपने दर्शकों को हमेशा इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि कौन-सा स्टॉक अच्छा है, हम कंपनी का एक एनालिसिस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताते हैं उन्हें। लेकिन आज हम ट्रेडिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या कंसिडर करना चाहिए अगर ट्रेडिंग करना है तो। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि डे ट्रेडिंग क्या होता है? देखिए मैम, काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते। जब मैं ओवरनाइट रिस्क की जी। बात करता हूँ, हमारे मैक्सिमम हुँ, मार्केट के टाइमिंग लिमिटेड है। लाइक हमारी इक्विटी के देखिए 9:15 टू 3:30 है, करेंसी भी देखे तो 9 to 5 का है। लेकिन जो हुँ, मेजर मूवमेंट है वो यूएस टाइमिंग पे होते हैं, जब हमारा मार्केट बंद होता है। तो जब हमारा जी। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो गैप अप गैप डाउन ज्यादा देखने को मिलते हैं, और वो गैप अप गैप हुँ, डाउन से बचने के लिए काफी सारे ट्रेडर्स डे ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। डे ट्रेडिंग में वो सेम डे पे ही अपनी पोजीशन को, जो भी ट्रेड लेते हैं उसको सेम डे पे ही स्क्वायर ऑफ करने का कोशिश करते हैं। हुँ, अब इसके इसके कारण सेम डे जी, पे स्क्वायर ऑफ करने से उनको ओवर नाइट रिस्क नहीं लेना पड़ता है, जिससे उनका थोड़ा सा रिस्क से यहाँ पे बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स ट्रेडर्स जो ओवरनाइट रिस्क लेते हैं, उनसे थोड़ा सा कम रिस्क ये उठाना चाहते हैं। जी। तो इसमें बेसिक नॉलेज क्या होता है? मतलब कि रूल्स क्या है और इसमें क्या ट्रेनिंग चाहिए? देखिए, अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको तीन टूल्स होते हैं, तीन एनालिसिस होते हैं जिनके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पहला हमारा होता हुँ, है टेक्निकल एनालिसिस, जिसपे हम चार्ट एनालाइज करते हैं। चार्ट एनालिसिस करते हुए हम वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एक्शन को प्राइस और वॉल्यूम के एक्शन पे फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सेंटिमेंट यहाँ पे बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे हैं। साथ ही टेक्निकल जी, एनालिसिस जिन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, उसमें से एक प्रिंसिपल ये होता है कि जो लेवल्स पहले रिस्पेक्ट किए गए हैं, मतलब जहां से बाइंग स्टार्ट हुई या सेलिंग स्टार्ट हुई है, वो लेवल्स बाद में भी रिएक्ट करेंगे, जिनको हम एक टेक्निकल टर्म भी बोलते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो हुँ, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हैं और वो लेवल पर्टिकुलर ब्रेक होते हैं तो हम फर्दर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो पहला हमारा हो गया एनालिटिकल टूल, टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद दूसरा जी, हमारा एनालिटिकल टूल होता है डेरिवेटिव एनालिसिस। डेरिवेटिव एनालिसिस में हम ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का एक्शन देखते हैं। वहीं पे हम हुँ, बात करें, एक ऑप्शन चैन भी होता है। ऑप्शन चैन के थ्रू हम पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर देखते हैं कि किस पर्टिकुलर रेंज पे पार्टिसिपेंट मार्केट या पर्टिकुलर एसेट क्लास को रखना चाहते हैं। और कॉल एंड हुँ, पुट में किस कॉल पे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रहा है या पुट पे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रहा है, उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि हुँ, मार्केट पार्टिसिपेंट का सेंटिमेंट यहाँ पे कॉल साइड है या पुट साइड है, मीन्स बुलिश साइड है या बेरिश साइड है। तो ये दो मेजर जी, एनालिसिस है जो ऑल ओवर द ग्लोब यूज किए जाते हैं। अभी कुछ और टर्म्स हुँ, भी स्टार्ट हो गई हैं, लाइक क्वांट एनालिसिस भी काफी लोग करते हैं। बट हम हुँ, अगर रिटेल ट्रेडर्स की बात करें, डे ट्रेडर्स की बात करें, तो टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिसिस पे ज्यादा इन्वॉल्व है। एल्गो ट्रेडर जरूर क्वांट हुँ, एनालिसिस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। जी। तो अगर ये डे ट्रेडिंग शुरू करना है तो कितने फंड्स चाहिए इसके लिए?
प्रिया जी देखिए बहुत अच्छा सवाल है, डे ट्रेडिंग के लिए कितना फंड चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डे ट्रेडिंग अभी आजकल किन इंस्ट्रूमेंट्स में हो रही है, क्योंकि जो मार्केट का सेंटिमेंट्स है, कोविड के बाद लोग ऑप्शंस में काफी ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, आप अंडरलाइन पे ट्रेड कर रहे हो जिसे हम स्पॉट या कैश बोलते हैं, या फिर आप डेरिवेटिव में फ्यूचर या ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो। तो तीनों में अलग अलग सिनारियो रहते हैं। अगर आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप वहां पे 10,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, 10 लाख के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। आप आपको जितना आपके पास जितना फंड होगा आप उसके हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। फ्यूचर पे अगर हम वहीं पर ट्रेड करने की बात करें तो फ्यूचर में एक अच्छे ट्रेडर को ट्रेडिंग करने के लिए एटलीस्ट 5 लाख का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। और वहीं पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, केवल नेकेड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप 1 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे ट्रेड करें। तो ऑप्शन पे हम सजेस्ट करेंगे, अगर आप ऑप्शन पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 लाख का अमाउंट के साथ कीजिए। फ्यूचर पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 लाख के अमाउंट के साथ कीजिए। और कैश पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मतलब 10,000 में भी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, आप 10 लाख में भी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। जी, और कितना समय चाहिए ये ट्रेडिंग करने के लिए? देखिए प्रिया जी, यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको मतलब सबसे पहले तो मैं यहीं पे सबसे फर्स्ट चीज में बोलना चाहूंगा कि जो नए लोग मार्केट में आते हैं उनको वॉलेटिलिटी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वॉलेटिलिटी समझने के लिए जरूरी नहीं है आप पहले इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, आप थोड़ा सा मार्केट में पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग करके आप मार्केट में कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, चाहे आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा हो, डेरिवेटिव एनालिसिस सीखा हो या सेंटिमेंटल एनालिसिस सीखा हो, उस पर देखिए कि आपने जो भी सिमुलेशंस बैठाए हैं वो मार्केट में कितने सेट होते हैं। काफी सारे लोगों का मानना है कि आप मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हो, आप काम करते करते सीख जाओगे। बट मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मानना थोड़ा सा अलग है। मार्केट इज नॉट ये स्विमिंग पूल नहीं है कि आप यहाँ पे जंप करके स्विमिंग सीख जाओगे, ये समुंदर है, यहाँ पे आप स्विमिंग सीखने पे डूब भी सकते हो। तो इन केस अगर यहाँ पे नए ट्रेडर आते हैं, वो प्रॉपर बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर मार्केट की वॉलेटिलिटी का एनालिसिस नहीं करते हैं, अपनी रिस्क कैपेसिटी का एनालिसिस नहीं करते हैं, तो वहां पे दो चीजें हो सकती है। पहली चीज, आप अपनी कैपिटल खो सकते हो। कैपिटल खो दोगे तो उसमें कोई ज्यादा नहीं होगा, आपने जो पैसे खोए हैं वो लेटर ऑन आप गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंस खो देते हो, आपको एक मार्केट का फोबिया हो जाता है, तो बहुत ज्यादा काफी लंबे टाइम तक ट्रेडर्स के माइंड पे बैठा रहता है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग की हम बात करें, यहाँ पे जो मेन चीज होती है वो आपकी होती है इमोशंस। यहाँ पे आपका आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट आपकी इमोशंस पे डिपेंड करता है। आपके इमोशंस जितने आपके स्ट्रांग होंगे उतना बेटर आप ट्रेडर कर सकते हो, उतनी बेटर आप प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सकते हो। और इमोशंस आपके स्टेबल रहे, आपके इमोशन कंट्रोल पर रहे, उसके लिए आपको काफी सिस्टमैटिक वे से काफी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो वहीं पे अगर आप मार्केट में अच्छे से वॉलेटिलिटी का एनालिसिस ना करके, अच्छे से बैक टेस्टिंग ना करके ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है आपको वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जी जी, आप कह रहे थे कि काफी नुकसान हो सकता है, तो ये नुकसान जो है वो कितना हो सकता है, कितना पैसा हम गंवा सकते हैं इसमें? प्रिया जी, यहाँ पे हम अगेन तीनों ही एसेट क्लास की बात करते हैं, चाहे हम कैश की बात करें या डेरिवेटिव की बात करें या ऑप्शंस की बात करें। तो कैश में देखिए वॉलेटिलिटी जो है, हम मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5% 10% तक आप इंट्राडे पे लॉस कर सकते हो। फ्यूचर पे लिवरेज ट्रेडिंग होती है, तो वहां पे थोड़ा सा आपकी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो सकता है। वहीं पे हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में अगर आप डिसिप्लिन के साथ नहीं करते हो या फिर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हो, तो हो सकता है आपकी आधी की आधी मतलब आपने लाइक 1 लाख लगाया तो आपका 50,000 या 40,000 भी लॉस हो सकता है। 40% 50% कैपिटल भी लॉस हो सकती है अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं करते हैं। तो अभी रिस्क मैनेज कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे तीनों ही सेगमेंट्स पे सबसे जो कम रिस्क होता है वो कैश पे होता है, सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो ऑप्शन पे होता है। जी जी तपेश जी, सेठी सर आप पूछना चाहेंगे सवाल? मैं जानना चाहूंगा, ब्रोकर लीवरेज बहुत ज्यादा देते हैं ट्रेडर्स को, उसका क्या कारण है?
देखिए श्वेति जी, पहले ब्रोकर मतलब पहले हम ब्रोकर्स की बात करें तो काफी सारे ब्रोकर बहुत ज्यादा लिवरेज दिया करते थे, बट अभी धीरे धीरे सेबी वहां पे इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिवरेज के लिए भी काफी सारे नॉर्म्स लाने लगा है, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर का है इंटरेस्ट है वो हैम्पर ना हो। अब यहाँ पे ब्रोकर का एंड ऑफ, यहाँ पे हर कोई ब्रोकर मतलब यहाँ पे ब्रोकर डायरेक्ट खुद वो नहीं देता है, क्लाइंट खुद भी आते हैं। क्लाइंट हर एक क्लाइंट का यहाँ पे ग्रीड फैक्टर रहता है कि वो अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी लेके आता है तो वो 1 लाख पे 20% 30% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख के आता है मार्केट में। जब नया बिगनर आता है तो उसको ज्यादा रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में क्लाइंट खुद अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट करता है लिवरेज के लिए, और ब्रोकर भी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठा है। और क्लाइंट अगर मांगेगा लिवरेज, ब्रोकर नहीं देगा तो क्लाइंट दूसरे ब्रोकर के पास चला जाएगा। तो उस डर के कारण ब्रोकर को भी यहाँ पे अपने क्लाइंट को लिवरेज देना पड़ता है। एंड ब्रोकर की जो इनकम होती है वो उनके टर्नओवर पे होती है। जितना ज्यादा ब्रोकर क्लाइंट को लिवरेज देगा उतना ज्यादा टर्नओवर क्रिएट होगा और उतनी ज्यादा ब्रोकर की का बिजनेस भी जनरेट होगा। कपिल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ड्राइविंग के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ऐसा ट्रेडिंग करने के लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत होनी चाहिए? कोई भी जाके पैसा देके शुरू हो जाता है। ट्रेडिंग करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत तो मतलब यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज की जरूरत होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप अपने आसपास भी देखो, अपने फैमिली पे भी देखो, आपको 50% लोग ऐसे बोलेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन। 50 लोग वो होते हैं जो स्टार्टिंग में मार्केट में आते हैं और कुछ भी रैंडमली ट्रेड करते हैं विदाउट एनी रैशनल, विदाउट एनी लॉजिक। वो कोई मार्केट में वर्क नहीं करते, कोई स्किल डेवलप नहीं करते, कोई टेक्निक नहीं सीखते हैं और रैंडम रूमर्स के बेसिस पे या फिर रैंडम अपने कुछ भी लॉजिक के बेसिस पे ट्रेड करते हैं और बहुत जल्दी मार्केट में बड़ा लॉस क्रिएट करके मार्केट से बाहर चले जाते हैं कॉन्फिडेंस खो के, और वही बोलते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बन सकता है। मार्केट में पैसा बन सकता है, बट मार्केट इज नॉट लाइक एटीएम कि आप वहां पे पिन डालो और आप कैश विड्रॉ कर लो। उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, आपको खुद अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्निकल के फॉर्म पे हो, एनालिसिस के फॉर्म पे हो, डेरिवेटिव एनालिसिस की फॉर्म पे हो, या फिर किसी और एनालिसिस के फॉर्म पे हो। हर एक एनालिसिस पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग अपने मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, बट आपको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कहा सेठी जी, यहाँ पे एक्साइटेड होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब ये एल्गो ट्रेडिंग जो है उसके सामने कैसे कम्पीट कर सकते हैं नए ट्रेडर? सेठी जी, एल्गो ट्रेडिंग की हम बात करें तो एल्गो ट्रेडिंग पे जो नॉर्मल ट्रेडिंग पे जो प्रॉब्लम आती थी, आपके इमोशंस आ जाते थे और इमोशंस के कारण आप कम प्रॉफिट में अपनी पोजीशन बुक कर लेते थे और बहुत ज्यादा लॉस आपको होता रहता था, आप अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते थे। वहां पर आपका डिसीजन मेकिंग हैम्पर हो जाता था। जब आपको डिसीजन लेने का टाइम होता था तब आप वहां पे अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते थे। उन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए, उन्हीं रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एल्गो को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे जो डिसीजन है वो सिस्टम आपकी बिहाफ पे लेता है। आप प्री डिफाइंड एक कंडीशन दे दो, उसके बेसिस पे आपका डिसीजन हो जाता है। तो दिस इज गुड थिंग कि यहाँ पे आपके इमोशन हैम्पर नहीं होते और आपकी प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडिंग हो पाती है। लेकिन उसके भी ग्लिंच है, कभी कभी टेक्निकल ग्लिंच होने के कारण वहां पे भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अभी तो मैं इमीडिएटली आने वाले कुछ सालों के लिए रिटेल को प्रॉपर एल्गो साइड शिफ्ट होते हुए नहीं देख रहा हूं, बट 5-10 सालों में हो सकता है कि रिटेल भी प्रॉपर एल्गो पे शिफ्ट होता हुआ दिखे, क्योंकि अभी सेबी के नॉर्म्स भी बहुत ज्यादा एल्गो पे क्लियर नहीं है। काफी सारी नई और फिनटेक कंपनीज एल्गो पे स्ट्रेटजीज बना रही है, बट वो रिटेलर को कितना हेल्प कर पाएगी वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर इतना जल्दी एल्गो पे शिफ्ट होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। एचएनआई जरूर शिफ्ट हो चुके हैं, एचएनआई एल्गो पे काम करते हैं, एल्गो के थ्रू काम करते हैं, बट रिटेल को एल्गो पे शिफ्ट होने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा मुझे अभी यहाँ पे लग रहा है। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि रिटेल को कम्पीट कैसे कर पाएगा एल्गो से? रिटेल को कॉम्पिटिट कैसे कर पाएगा एल्गो, मतलब यहाँ पे आप एल्गो को रिटेल कैसे कम्पीट कर पाएगा?
कि अल्गो तो एल्गो पूरा को रिटेल, मैकेनाइज्ड है। ओके, एल्गो को रिटेल कैसे कम्पिटिट कर पाएगा? तो एल्गो को रिटेल यहाँ पे आप देखिए कि जो एल्गो पे मेजर ट्रेड है वो इंस्टीट्यूशनल्स के ज्यादा रहते हैं, बड़े फॉर्म्स ज्यादा रहते हैं, लिक्विडिटी वो एक फिक्स सर्टन कंडीशंस पे ही मैक्सिमम एल्गो वर्क करते हैं। वहीं पर रिटेल की बात करें कि रिटेल अपने सेंटिमेंट मार्केट इवेंट्स को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाता है। तो यहाँ पे अगर आपको रिटेल को एल्गो को कॉम्पिटिट करना है तो आपको अपनी स्किल को पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमिकल आपको थोड़ा मार्केट के सेंटिमेंट्स को और अच्छे से समझना पड़ेगा, साथ ही अपने टेक्निकल डेरिवेटिव और क्वांट की स्किल को जो और ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा बीइंग अ रिटेल, तो आप एल्गो को यहाँ पे कॉम्पिटिट कर पाओगे। तो एल्गो को कॉम्पिटिट करने का एक ही ऑप्शन है, स्किल। तभी जी अभी हाँ जी। डाइवर्सिफाई करना स्ट्रेटजी कौन सी यूज करे, डाइवर्सिफाई करे या फोकस करे एक ही स्टॉक पे, ऑल एग्स इन वन बास्केट? देखिए डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट के केस पे। वहीं पे हम बात करें ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडिंग पे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप डाइवर्सिफाइड करो। ग्लोबली काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते हैं, काफी ट्रेडर हैं जो केवल क्रूड में ही काम करते हैं, काफी ट्रेडर हैं जो केवल गोल्ड पे ही काम कर रहे हैं, यूरो पे ही काम कर रहे हैं। इंडिया में भी काफी बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो केवल निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन मस्ट होता है, ट्रेडिंग के लिए उतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है डाइवर्सिफिकेशन करना। अगर आप ट्रेडिंग पे डे ट्रेडिंग पे एक दो इंस्ट्रूमेंट पे भी अच्छे से फोकस कर लेते हो, उनके सेंटिमेंट्स को एनालाइज कर लेते हो, उनके पैटर्न्स को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो आपको वो ज्यादा हेल्पफुल कर सकता है रेदर देन डाइवर्सिफिकेशन इन ट्रेडिंग। तो फिर जी ट्रेडिंग का सक्सेस रेट क्या रहता है? आपकी पहचान में कितने लोग हैं जो फंडामेंटल्स के बेस पे सक्सेस हैं और जो ट्रेडिंग बेस पे सक्सेस हैं? देखिए सेठी जी, फंडामेंटल्स पे काम करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि आपको वहां पे बिजनेस एनालाइज करना होता है। बिजनेस एनालाइज करके आप अगर पेशेंस रखें तो आप अच्छे से गेन कर सकते हो। ट्रेडिंग पे थोड़ी सी ज्यादा स्किल्स चाहिए होती है, आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट करने होते हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क करना होता है। यहाँ पे एक्यूरेसी जो सक्सेस रेट है वो काफी डिसेंट है, बट वो डिसेंट सक्सेस रेट डिसिप्लिन ट्रेडर्स का ही है। अगर मैं बात करूं, अभी मार्केट में काफी सारे लोग ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, नेकेड ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं। नेकेड ऑप्शन पे ट्रेड करने के लिए उनको जो उनका जो ऑब्जेक्ट होता है कि उनका अमाउंट डबल हो जाए या फिर ज्यादा रिटर्न मिल जाए। सो क्या होता है कि आप नेकेड ऑप्शन पे ट्रेड करो, मान लेते हैं आप निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो और आप डेली बेसिस पे पर लॉट 2000 या 2500 का प्रॉफिट कर रहे हो। वहीं पे अगर आप किसी दिन अपने ट्रेड को स्किप कर देते हो, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट टूल है, आप स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, स्टॉप लॉस को स्किप कर देते हो, अब स्टॉप लॉस को स्किप कर देते हो, आप अपनी पोजीशन क्लोज नहीं कर पाते हो, तो वो पोजीशन आपको काफी ज्यादा लॉस में क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आपने 1 लाख जो रुपए लगाए थे वो आपके 40,000 ही बचे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेट अच्छा है, मतलब यहाँ पे आपका सक्सेस रेट अच्छा है, लेकिन आपको सक्सेस रेट के साथ अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। एक भी बार अगर आप अपने डिसिप्लिन को ब्रेक होते हो तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर आप पहले मार्केट में आ रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मार्केट की वॉलेटिलिटी को एक्सप्लोर कीजिए, वॉलेटिलिटी को समझिए। टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए आप पहले या तो डेरिवेटिव एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस या क्वांट एनालिसिस या सेंटिमेंट एनालिसिस, इन चारों में से किसी एक स्किल को डेवलप कीजिए, फिर ट्रेडिंग चाहिए। यहाँ पे आपके जो मतलब ओवरऑल 60-70% का भी सक्सेस रेट आपका रहता है। मतलब लाइक आपने 10 ट्रेड किए, उसमें से 6 या 7 ट्रेड भी आपके प्रॉफिटेबल पे रहते हैं, तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे ऐसे ट्रेडर भी हैं मेरे पहचान के जो 50% के, मतलब 50-50 के, मतलब 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिट में हो रहे हैं, फिर भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। वहां पे जो मेन उनका कंसर्न है वो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे से फॉलो करते हैं। तो या तो आपको यहाँ पे आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ भी काम कर सकते हो, और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं, आपकी 50-60% भी एक्यूरेसी है, हिट रेशियो है, स्ट्राइक रेट है, तो वहां पे आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए काम कर सकते हो। लेकिन स्किल पे काम करना यहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है।
तो फिर से अभी फंडामेंटल्स के हिसाब से जो जाना चाहते हैं, स्टॉक लेना बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड के रूट से जाओ, और ट्रेडर्स के लिए जी सीधी हरी झंडी है, और ट्रेडिंग के लिए सीधी हरी झंडी है। ट्रेडिंग के लिए जी बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, हेज फंड उतना ज्यादा हेज फंड इतना नहीं है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जरूर अवेलेबल है, बट उनके टिकट प्राइस बहुत ज्यादा बड़े हैं जो रिटेल एंटरटेन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक मतलब रिटेल ट्रेडर्स है जो यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहता है नए पे, तो मैं वहां पे 2-3 स्ट्रैटेजीज आज शेयर करूंगा। अगर आप अभी अलाउ करो तो मैं अभी शेयर करता हूं, नहीं तो एंड ऑफ द सेशन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जिसके थ्रू वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी करूं या अभी सेशन शेयर के बाद करूं? अभी अभी शेयर कर, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे 3 आप किसी भी एसेट क्लास पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, डॉलर में ट्रेड कर रहे हो, क्रूड या गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। या तो देखिए, आप जब आप बुलिश हो तो यहाँ पे सबसे स्ट्रैटेजी होती है बुल कॉल स्प्रेड। ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। इसको कैसे यूज करना है, लाइक हम यहाँ पे देखते हैं डॉलर पे, डॉलर 79.50 पे मान लेते हैं चल रहा है, तो जहां पे चल रहा है मार्केट वहां का हम एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, 79.50 का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। प्लस हम जहां तक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 80 तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा टारगेट प्राइस है वहां का एक हम कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जहां पे मार्केट है, जहां पे मार्केट चल रहा है उसको हम एट द मनी बोलते हैं, तो एट द मनी का हमने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, और जहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट जाएगा वहां तक का हमने कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। ये हमारी प्रॉपर हेज स्ट्रैटेजी बन गई, और बुलिश व्यू के साथ हमारी हेजिंग स्ट्रैटेजी बन गई है। यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो भी प्री डिफाइंड है, और हमारा रिवॉर्ड भी है वो भी प्री डिफाइंड है। मार्केट में बहुत ज्यादा ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन होता है, तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमें इनकेस लॉस भी हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। डॉलर पे अगर हम ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं नॉर्मली, तो हमें जो लॉस होता है वो पर लॉट 120 रुपीज का होता है। निफ्टी में अगर हम बनाने जाते हैं तो हमें 3000 से 3500 का 3000 to 3500 का मैक्सिमम लॉस होता है। वहीं पे हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे डॉलर पे 250 से 300 तक का प्रॉफिट आराम से विटनेस किया जा सकता है, और 300 से ज्यादा का भी किया जा सकता है पर लॉट पे। निफ्टी में 5000 से 7000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे आराम से मिलता है इस स्ट्रैटेजी में। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे से बैठता है यहाँ पे आपको, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो दिक्कत करते हैं ट्रेडिंग पे, वो अपना जब डिसीजन लेने का टाइम होता है, मतलब आपकी पोजीशन एग्जिट करनी है, तो वो एग्जिट करने में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और उनके इमोशंस बीच में आते हैं। काफी मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफी कम प्रॉफिट में एग्जिट कर देते हैं, और लॉस होने लगता है तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, और लॉस में कभी भी पोजीशन वो क्लोज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको लॉस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप बुल कॉल स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर अपनी बुलिश पोजीशन बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, और बहुत आपको एक डिसेंट प्रॉफिट भी होगा इस स्ट्रेटेजीज को। बिकॉज यहाँ पे गोल्ड, क्रूड, डॉलर, निफ्टी सभी में वीकली ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और ये नेकेड ट्रेड ना होने के कारण यहाँ पे प्रॉपर रिस्क भी मैनेज होते हैं, यहाँ पे रिस्क भी मैनेज होता है और रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज होता है। वहीं पे इनकेस अगर आप बियरिश व्यू मेंटेन कर रहे हो, आप मार्केट में गिरावट देख रहे हो, तो आप क्या करो, जहां पे मार्केट चल रहा है लाइक 79.50 पे डॉलर चल रहा है, 79.50 ऑप्शन बाय कीजिए, और जहां तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नीचे जाने का, लाइक 79 तक का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नीचे जाने का, तो 79 का एक पुट सेल कीजिए। ये हमारा बियर पुट स्प्रेड बन जाता है। इस पे भी बहुत वही बुल कॉल जैसा ही सिनेरियो होगा। आप अगर डॉलर में कर रहे हो तो 120 से 150 रुपए का आपको लॉस हो सकता है, और 300 से 400 रुपए तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है। निफ्टी में भी 3000 से 3500 तक का आपका लॉस होता है इनकेस अगर आप गलत हुए, और 5000 से 7000 का प्रॉफिट हो सकता है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये हाइब्रिड स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हेज स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा मार्जिन लगेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल सा मार्जिन लगता है। वहीं पे बात करूं, डॉलर पे एक लॉट की स्ट्रैटेजी बनाने में केवल 700 से 800 रुपए का मार्जिन लगता है। वहीं पे निफ्टी पे हम बात करें, बैंक निफ्टी पे बात करें, तो 16 से 18 हजार में बुल कॉल और बियर पुट की स्ट्रैटेजी आराम से बिल्ड हो जाती है कि मार्जिन में, तो बहुत छोटा सा मार्जिन लगता है।
अब इन दोनों के अलावा तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको बाजार का मूवमेंट साइडवेज लग रहा हो, आप ना ही बुलिश है ना बियरिश है, आपको लग रहा है एक रेंज में मार्केट रहेगा, एक साइडवेज रेंज में मार्केट रहेगा, तो वहां पे एक स्ट्रेटेजी होती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में हमें क्या करना होता है, जहां पे मार्केट चल रहा है वहां के दो लॉट आप जितने भी लॉट कर रहे हो आप डबल क्वांटिटी पे आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दीजिए। लाइक यहाँ पे 79.50 पे डॉलर चल रहा है, यूएसडी आईएनआर चल रहा है, तो 79.50 के 2 लॉट शॉर्ट कर देंगे। अब इसको हैच करने के लिए जिस रेंज पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट रहेगा, मान लेते हैं मेरी रेंज है 79 to 80, तो 79 का एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे और 80 का एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे 3 लेग है, तीनों ही कॉल है, जहां पे मार्केट चल रहा है वहां के 2 लॉट शॉर्ट किए और जो मैंने बाई किया अपनी हेजिंग के लिए। तो ये साइडवेज स्ट्रेटेजी रहती है। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहा तो हमें डिसेंट प्रॉफिट होगा और रेंज के बाहर गया तो हमें एक नॉमिनल सा लॉस होगा। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी डॉलर पे आप बनाने चाहोगे तो आपको 2000 के अंदर बन जाती है, 2000 से कम का इन्वेस्टमेंट लगता है। वहीं पे आप निफ्टी में बनाने चाहोगे तो आपको 40,000 के अंदर यहाँ पे बटरफ्लाई निफ्टी का भी बन जाता है। साथ ही बटरफ्लाई पे जो आपका मैक्सिमम लॉस होता है वो बहुत कम होता है। निफ्टी के केस में सम टाइम यहाँ पे 1000 रुपए से कम के लॉस पे 5000 7000 का प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी बन जाती है। वहीं पे डॉलर पे हम बात करें तो डॉलर पे भी यहाँ पे 10 पैसा मतलब 100 रुपीज के लॉस पे 100 रुपीज के लॉस पे 300 350 से 400 के प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी आराम से बनाई जा सकती है। बेस्ट थिंग ये तीनों स्ट्रेटेजी आप करोगे तो ओवरनाइट आपको यहाँ पे डाउन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से रात में सोच सकते हो। आप इसलिए अमेरिकन मार्केट नहीं देखोगे क्योंकि आपको कितना लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उस पर्पज से आप अपनी पूरी नींद नहीं खराब करोगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग भी ट्रेडिंग करते थे तो हम लोगों का जो ग्लोबल मार्केट ट्रैक करने की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी वो ऐसे ही हुई थी। जब हमारी पोजीशन फंस जाती थी तो हम पूरी रात उठ के 2 बजे तक अमेरिकन मार्केट फॉलो करते थे और मॉर्निंग पे 5 बजे का देख के एशियन मार्केट भी पूरा स्टडी करना स्टार्ट करते थे। तो ये काफी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है। इन तीनों स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए आप अपने ट्रेडिंग को काफी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड दोनों ही डिफाइन होने के कारण आपको यहाँ पे डिसिप्लिन भी काफी मैनेज होता है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपका डिसिप्लिन मैनेज है तो आपके इमोशंस भी यहाँ पे आपकी पोजीशंस को हैम्पर नहीं करते हैं। तो इन तीनों स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए आप अपने ट्रेडिंग को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फिर जी लगता है आपके फोन नंबर की काफी इंक्वायरीज आएंगी, क्योंकि अभी लोगों में आपने पैदा कर दिया है कि पैसा कमाना इतनी आसानी से स्ट्रेटजी समझ के कराया जा सकता है। जी चलिए आप कुछ पूछिए कुछ नहीं। जी बिल्कुल सही। तपीश जी आपने बहुत अच्छा कहा, अपने स्ट्रेटजीज जो कही वो बहुत अच्छी कही। आई एम श्योर के व्यूअर्स को बहुत पसंद आएंगी। तो आप और कोई सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं पहली सलाह यही देना चाहूंगा कि आप स्टॉक मार्केट को स्विमिंग पूल मत समझिए। ये समंदर है, यहाँ पे आप जंप करके स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। आप यहाँ काफी कुछ हो भी सकते हो। तो पहले आप अच्छे से लर्न कीजिए, टेक्निक सीखिए, मार्केट को वोलेटिलिटी सीखिए, पहले पेपर ट्रेड कीजिए। कुछ महीने आप यहाँ पे अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और एक बार आप पहुंच जाते हो, आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाते हो, आप मार्केट में आइए। आप अपनी स्किल बनाइए, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी वर्क कीजिए। मार्केट में आपको होमवर्क करना पड़ेगा। मार्केट काफी अट्रैक्टिव चीज है, यहाँ पे काफी अच्छे से आप अपने प्रॉफिट अपनी अल्टरनेट इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम पास करोगे, मजाक मजाक में आप सोचो कि मस्ती मस्ती में पैसा बन जाए, तो पैसा बनना इतना आसान भी नहीं होता। उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी भी पड़ेगी और आराम से आप ये कर सकते हो। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन जो एनिमी है वो इमोशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉट ओनली द इंडिया, इंटायर ग्लोब, जो मैक्सिमम ट्रेडर्स की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉफिट, थोड़ा सा भी प्रॉफिट में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और लॉस जब होने लगता है तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। लॉस अगर होने लगेगा, किसी ने इंट्राडे ट्रेड लिया है और उसका लॉस हो रहा है तो कंपनी का फंडामेंटल तक दिखने लगता है, कितनी अच्छी कंपनी, कितना अच्छा फंडामेंटल, इसको तो होल्ड कर सकते हैं। और फिर उसको यस बैंक को 400 के प्राइस से लोग होल्ड करके 440 पे भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आप ट्रेडिंग आपका आपने जो डिसीजन लिया, आपने जो पोजीशन ली है, पॉइंट ऑफ
उस इन्वेस्टमेंट पे कभी कन्वर्ट मत कीजिए। अगर उस पे लॉस हो रहा है तो आप लॉस बुक कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में यही डिफरेंस है कि ट्रेडिंग लॉस बुक करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रेडिंग में लॉस नहीं बुक करोगे तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। इन्वेस्टमेंट पे लॉस नहीं बुक किया जाता है, पर ट्रेडिंग पे जितना आपको लॉस बुक करना भी प्रॉफिट बुक करने जितना ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। जी, जी तपेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को इस विषय के बारे में बताया। तो तपेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।